और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये चुनावी शनिवार है। जैसा हमने कहा था कि हमारा चुनावी मुल्क है, हर दिन कोई ना कोई चुनाव होते रहते हैं। आज रिजल्ट का दिन है। पंजाब के जालंधर से रिजल्ट शुरू हुआ, जहां आप जीती। यूपी का निकाय चुनाव आए, जहां बीजेपी ने परचम लहराया। और फिर कर्नाटक, जहां पर कांग्रेस सत्ता में आ गई है लगभग, जो रुझानों में दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझे इस वक्त इंडिया लाइव में देख रहे हैं। कर्नाटक चुनाव पर आज हम लोग बात करेंगे और चुनाव पे बात करने के लिए हमारे पास विशेष पैनल है पत्रकारों का। मैं उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ अभिरंजन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे काफी पुराने मित्र हैं। सीमा फैजी हैं, जो बेंगलोर से आपको रिपोर्ट करेंगी। ज्ञानेश श्रीवास्तव हैं और हमारे साथ इंडिया लाइव के संजय जी हैं। संजय जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने इंडिया लाइफ में सर्वे किया था और आपने बता दिया था जो इस वक्त रुझान चल रहे हैं। 137 कांग्रेस को दिखाया जा रहा है और 63 बीजेपी को दिखाया जा रहा है। और लगभग कहूं या पूर्ण रूप से कहूं कि आपने भी ऐसे ही कुछ बताया था 2 दिन पहले अपने हमारे दर्शकों को। तो एक बार आप बताएंगे कि आपके क्या था और अभी क्या है। देखिए, हमने जो एग्जिट पोल में हमारी इंडिया लाइफ की टीम ने जो सर्वे किया और उसके बाद जो आंकड़े आए वो कुछ इस तरीके से थे कि जो बीजेपी है वो 70 से 75 सीट के बीच रहेगी, कांग्रेस 130 से 135 और जेडीएस 12 से 16 सीट के बीच मिलेगी। जेडीएस और निर्दलीय 0 से 4 के बीच रहेंगे। और वही जो अभी हालिया अगर हम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देखें तो यही आंकड़े चल रहे हैं। तो हमारा जो चलिए, ये एग्जैक्ट पोल की तरह दिख रहा है। चलिए, जो आपने शुरुआत की इंडिया लाइव की और पहले ही आपने छक्का मारा, आपका आंकड़ा एकदम सही रहा है। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं। कर्नाटक का चुनाव हो गया है, रिजल्ट आ ही गया है। और मेरा पहला सवाल अभिरंजन जी आपसे होगा कि एक सरकार बनती है, 104 एक पार्टी की सीटें आती हैं, फिर उसको दूसरी पार्टी को तोड़ के वो सत्ता में आ जाते हैं। फिर एक मुख्यमंत्री बनता है, फिर उस मुख्यमंत्री को बदल दिया जाता है, फिर एक दूसरा मुख्यमंत्री बनता है, फिर टिकट बांटे जाते हैं, टिकट से नाराजगी होती है, फिर प्रचार शुरू होता है। फिर प्रचार में क्या कमी हो जाती है कि ये रिजल्ट एक सत्ता में आई हुई पार्टी का हाल होता है। 41 सीटें जो अभी दिखाई जा रही हैं, 41 सीटें पहले से कम है। तो आपको क्या लग रहा है कि कहां गलती और कहां चूक भाजपा से हो गई? निश्चित रूप से बहुत अच्छा सवाल है हैदर आपका। इसमें कम से कम 3 चीजें नोट करने की है। एक तो यह है कि कर्नाटक की अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो पिछले 38-40 वर्षों से ये लगातार हो रहा है कि जनता हर 5 साल पर वहां सरकार बदल देती है। तो जो भी सरकार वहां पर होती है वो अगली बार नहीं आती है। तो एक तो ये उसी ट्रेंड के अनुकूल जो है ये परिणाम आया। एक दूसरा क्या हो गया कि पिछले 5 साल में कर्नाटक की जनता ने 3 मुख्यमंत्री देख लिए और 2 गठबंधनों या पार्टियों की सरकारें उन्होंने देख ली। पहले तो कांग्रेस जेडीएस की सरकार बनी, फिर जो है भारतीय जनता पार्टी, जैसा आपने बताया कि साम दाम दंडभेद का जैसा भी उन्होंने जो भी इस्तेमाल किया होगा वो सब करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो 5 साल में 2 सरकारें और 3 मुख्यमंत्री देखने वाली कर्नाटक की जनता के मन में कहीं से ये चीज ऐसा लगता है चुनाव नतीजों को देखकर कि साफ था कि जिसको भी देना इस बार क्लियर मैंडेट देना है। इस बार कोई त्रिशंकु विधानसभा नहीं बनानी है, हंग असेंबली नहीं बनानी है, किसी को ब्लैकमेलिंग करने की भूमिका में नहीं डालना है, किसी को किंग मेकर नहीं बनाना है। जिसको भी बनाना है सीधा किंग बना देना है। जिस भी पार्टी को वोट देना है उसकी सरकार जो है बना देनी है। तो निश्चित रूप से ऐसा दिख रहा है। और दिख क्या रहा है अब तो लगभग क्लियर ही है। चुनाव आयोग ने भी देखिए करीब करीब जो है 150 सीटों के परिणाम
घोषित कर दिए कायदा। अब केवल जो है 60 सीटों पर लीडिंग वो दिखा रहे हैं। तो लगभग अब ये जो है ट्रेंड बिल्कुल स्टेबल है और पक्के तो कह सकते हैं कि कांग्रेस को जो है काफी बड़ी कामयाबी मिली है। 136 के आसपास, एक दो कम ज्यादा इसमें हो सकती है, बस इतना ही फर्क आना है। तो 224 विधानसभा सीटों वाली विधान 136 सीटें, जहां पर 113 बहुमत के लिए रिक्वायर्ड है, 136 सीटें बढ़िया परफॉर्मेंस में कहूंगा, वो भी 43% से ज्यादा वोटों के साथ। तो कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक की जनता ने क्लियर मैंडेट दिया। और तीसरा जो आपका जो मैं वजह देखता हूं, जो आपका मुख्य सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कंटिन्यू कर पाई, तो इसमें बहुत जो है चुनावी गणित और वोटों का गणित जब हम देख रहे हैं ना अब, तो वो बहुत क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी को 2018 के विधानसभा चुनाव में जितने प्रतिशत वोट आए थे, लगभग उतने ही प्रतिशत वोट उसे इस बार भी आए। 2018 में उसे 36% से कुछ ज्यादा आए थे, इस बार 36% से कुछ कम आए। इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का जो अपना कोर वोट बैंक है, उसमें तो बहुत ज्यादा डेंट उनको नहीं लगा है। तो फिर क्यों 40 सीटें उनकी कम हो गई जो आप कह रहे हैं? जब वोट प्रतिशत उतने ही रह गए तो सीटें 40 क्यों कम हो गई? तो इसका जवाब इस आंकड़े में निहित है कि कांग्रेस पार्टी के वोट प्रतिशत जो है पिछले चुनाव की तुलना में 5% बढ़ गए, सीधा 5% बढ़, 38% से 43% हो गया। और ये 5% उनको आए कहां से? भाजपा के वोट प्रतिशत उतने ही रह गए। तो कांग्रेस पार्टी के जो 5% बढ़े, वो वोट किसके हैं? वो भाजपा के वोट तो है नहीं, किसके वोट है फिर? तो वो वोट जो है जनता दल सेक्युलर के वोट हैं। जनता दल सेक्युलर को पिछले चुनाव में 18.3% वोट आए थे, और इस बार ऐसा लग रहा है कि 13.3% के आसपास जो है जनता दल सेक्युलर सेटल हो रहा है। तो पूरे 5% जो वोट सेक्युलर के घटे, वो पूरी तरह से 5% वोट कांग्रेस की तरफ चले गए। तो अब ये जो सबसे बड़ा आंसर यहीं पर है हैदर, कि जनता, तो ये ऐसा क्यों हुआ जनता दल सेक्युलर के वोट जो है कांग्रेस की तरफ गए? तो उसका जवाब मैं आपको लगभग दे चुका हूं पहले, कि एक तो जनता के मन में ये चीज था कि किसी को किंग मेकर या ब्लैकमेलर की भूमिका में नहीं डालना है, जिसको भी बनाना है क्लियर मैंडेट वाली सरकार बनानी है, पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनानी है, ताकि जो है हम 5 साल जो है एक स्थिर सरकार देख सकें। तो उन्हें कांग्रेस एक बेहतर विकल्प लगा कर्नाटक की जनता को। तो जनता दल सेक्युलर को जिन लोगों ने पिछली बार वोट दिया था, जनता दल सेक्युलर के एक, मतलब आप समझिए, हर तीसरा आदमी जिसने पिछली बार जनता दल सेक्युलर को वोट दिया था, उस हर तीसरे आदमी ने इस बार कांग्रेस को वोट दे दिया, और इसके कारण कांग्रेस की सरकार बन गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है चली गई। चलिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं अभिरंजन जी, पर प्रतिशत के हिसाब से भाजपा कभी भी राजनीति या इलेक्शन में नहीं आता है। उसका हमेशा से रहता है कि वो 300 पार करेगा, 300 प्लस करेगा, हमेशा सीटों पे रहते हैं। अब सीमा की तरफ चलते हैं। सीमा, आपने इस चुनाव को बहुत करीबी से देखा है। हमने देखा है कि सारे वादे और सारी बातें बोल दी गई हैं। प्रियंका गांधी नमाज पढ़ती हैं, मुसलमान औरतें बच्चा पैदा करती हैं, जय बजरंगबली, सब कुछ आ गया। लेकिन बीजेपी मुसलमानों को तो खैर दुश्मन मानती है, लेकिन हिंदू जो वोटर्स थे, जो उसके कैडर थे, उनको भी नहीं लुभा पाई। क्या वजह रही आपकी कि कांग्रेस इतना अच्छा कर गई और बीजेपी नहीं कर पाई? आप बताइए इसके बारे में। देखिए, जैसे कि शुरू से कांग्रेस ने बहुत सही जगह पे चोट की थी, और वो थी करप्शन। कर्नाटक में करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है। और दूसरा जो था वो विकास, जो कि हम आपके हमारे जेब में जाने वाले पैसे की बात नहीं कर रहे, लेकिन सड़कें थी, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो यहाँ बहुत बड़ा था मुद्दा। और जिस तरीके से एक कॉन्ट्रैक्टर ने जो है खुदकुशी की, और उसके बाद प्रधानमंत्री तक को पत्र लिखा गया और कोई जवाब नहीं आया, लोगों को लगा कि बीजेपी ये सबको ग्रांटेड ले रही है, उसको किसी से ये मतलब नहीं है कि मतलब भ्रष्टाचार। उसको लगता है कि बस बाद में कम्युनल मुद्दे आएंगे और जनता भावुक होकर वोट देगी। इसलिए बीजेपी ने सीरियसली नहीं लिया कांग्रेस के भ्रष्टाचार के मुद्दे को। उसको लगा आखिर में तो हम उड़ा ही देंगे कांग्रेस को, ये कह के कि तुम तो बड़े भ्रष्टाचारी हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो गया कि 40 के, अगर बीजेपी 40% थी तो कांग्रेस 20% ही साबित हुई भ्रष्टाचार के मामले में, और इनका भ्रष्टाचार इन पर बहुत भारी पड़ गया। हाँ, चलिए, भ्रष्टाचार भारी पड़ा। ज्ञानेश जी हमारे साथ हैं। ज्ञानेश जी, आप
कई सालों से 20 साल से भारतीय राजनीति के इलेक्शन चुनाव देख रहे हैं और मोदी जी को आप काफी करीबी से फॉलो कर रहे हैं। मैं आपके कई पैकेज और लेख पढ़ता हूं जिसमें आप बताते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मोदी जी जिस तरह से हमारी नॉर्थ की बेल्ट है वहां पर जो परफॉर्मेंस होती है, जो वो बोलते हैं वो चीजें सही जाती हैं, सटीक जाती हैं और परिणाम उनके करीब आता है। लेकिन अगर हम बंगाल में देखें और फिर कर्नाटक में देखें तो मोदी जी की, अगर मैं क्रिकेट के हिसाब से कहूं तो वो फिनिशर्स के रूप में नहीं आ पा रहे हैं, वो फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। और जो कर्नाटक बीजेपी का द्वार था साउथ के लिए, वो उतना नहीं खुल पाया है। तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए हैदर, चुनाव जो होता है भारतीय राजनीति में, चुनाव का एक बहुत अहम उसका महत्व है। उसमें दो ही पल होता है, जीता कौन और हारा कौन। हारा क्यों और जीता क्यों, तो इसमें दो पल है। आप याद करिए कि प्रधानमंत्री आज की तारीख में भारतीय राजनीति में सबसे बड़े स्टार प्रचारक है। अपनी पार्टी के तो है ही, इसके अलावा दुनिया भी मानती है कि चलिए एक बड़े स्टार प्रचारक है। किसी मुद्दे को वो इनकैश करते हैं, बोलते हैं, कन्विंस करते हैं, जनता उनके साथ में कनेक्ट हो जाती है। लेकिन ये जो कनेक्शन है ना, हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा आपको याद होगा, अब धीरे धीरे वो तिलक टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और कर्नाटक के इस चुनाव में जहां पर लास्ट फेज में प्रधानमंत्री जी ने 8-8 घंटे का रोड शो किया, प्रधानमंत्री ने 8 घंटे का रोड शो किया, उसमें दो पल हुए। एक बीजेपी के नेता है प्रधानमंत्री मोदी जी, और दूसरा पल में प्रधानमंत्री भी है। अब एक देश का प्रधानमंत्री अगर किसी शहर में, बेंगलोर जो सिलिकॉन सिटी कहा जाता है, उसमें आप 8 घंटे का रोड शो करते हैं, यानी कि कुछ न कुछ वजह होगी, उनके पास एक कन्विंसिंग पॉइंट होगा, उनके पार्टी के रणनीतिकार बताए होंगे कि आपके जाने से शायद जो हमारा ग्राफ नीचे गया है, करप्शन का जो मुद्दा हावी है, शायद कम हो जाए। क्योंकि अभी तक प्रधानमंत्री पर जितने भी भ्रष्टाचार का आरोप लगे हैं, जनता उसको मानती नहीं है। देखिए, परसेप्शन की लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी बाकी नेताओं से बहुत आगे है, लेकिन कर्नाटक के चुनाव में जनता ने इसको नकारा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। उसकी दो वजह है। देखिए, कर्नाटक में आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू किए थे राहुल गांधी, तो जब कर्नाटक से गुजर रहे थे तो लोगों ने कहा कि साउथ में करने से क्या होगा, नॉर्थ इंडिया तो खाली है। और वही भारत जोड़ो यात्रा जो है कर्नाटक में कांग्रेसियों को उत्साह दे गया, बल दे दिया, लोगों को कनेक्ट कर पाया। और प्रधानमंत्री और बीजेपी जो है हमेशा की तरह अपने रणनीति पर ही काम करती रही। जैसे मुद्दा उनका क्रिएट करते हैं। बीजेपी के साथ एक अच्छी बात क्या है, अगर आप पॉलिटिकल नजर से देखें तो, मैं एक पत्रकार के हिसाब से बोल रहा हूँ, बीजेपी हर मुद्दे को अपने पिच पे ले आती है और वही खेलती है, बैटिंग करती है, और लोग उसमें फंस जाते हैं। जैसे कोई इशू बनाती है, उस पर आपको जवाब देना होता है। यहाँ पर वो सब चीज नहीं चला। तो हम अगर दूसरे भाषा में कहें, पत्रकार की भाषा में कहें या अनुभव के साथ देखें, तो करारी हार हुई है। मोदी का मैजिक नहीं चला। आगे चलेगा कि नहीं चलेगा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन कर्नाटक के चुनाव में जिस तरीके से मैंडेट मिला है, डबल इंजन की सरकार को वहां की जनता ने नकारा है। हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं ये बीजेपी की बड़ी हार है, बड़ी हार है। क्योंकि वहां प्रधानमंत्री का 8 घंटे का रोड शो अभी तक 2014 से अभी तक मैंने नहीं देखा। बेंगलोर की सड़कें जाम हो गई थी, वहां के लोग, अभी जो हमारे साथ सीमा फैली है वो सीधे बेंगलोर से जुड़ी है। तो वो कल भी हम लोग को बात चर्चा में बता रहे थे कि लोग परेशान थे कि भैया आप क्यों आए, हम आपको वोट दे देंगे। क्योंकि शहरी क्षेत्र में इस पे बात करेंगे ज्ञानेश जी। लेकिन संजय जी, मैं आपको लाना चाहूंगा कि मोदी मैजिक नहीं चला है, जैसे जो ज्ञानेश जी कह रहे हैं, शायद वो किसी भाव में बह रहे हैं, लेकिन आंकड़े जो बताते हैं उस आंकड़ों पर बताइए कि बेंगलोर में जो मोदी जी ने रैली की थी वो कितनी सीट पे कन्वर्ट हुई हैं। जो हमारे पास आ रहा है कि वो कांग्रेस से ज्यादा लेकर गए हैं चीजों का, इस पर जरा क्लियर कीजिए। देखिए हैदर भाई, मोदी तो बेशक बेंगलोर में जहां मोदी जी का 8 घंटे का रोड शो हुआ, वहां पे बीजेपी बहुत ज्यादा सीटों से आगे चल रही है, राइट। लेकिन जब मोदी मैजिक, एग्जैक्टली मोदी मैजिक की बात कर रहे हैं, तो वो फेड हो रहा है। और वो सिर्फ कर्नाटक में ही फेड नहीं हुआ, वो हिमाचल में फेड हो गया। उसके आगे हम देखें तो मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड में चुनाव है। गुजरात में ही मोदी मैजिक चला, गुजरात में ही शाह का मैजिक चला, गुजरात में ही नड्डा का मैजिक चला। बाकी स्टेट्स में अगर नागालैंड में ये जीते भी, तो भी पिछले 2019 के मुकाबले नागालैंड में इनको 6 सीट का नुकसान हुआ था।
लेकिन दिखाया ऐसे गया, जताया ऐसे गया, बताया ऐसे गया कि मोदी मैजिक चला है नुकसान होने के बावजूद, राइट। उसके बाद अगर मेघालय त्रिपुरा की बात कर ले तो वहां पे ये एक जूनियर कंट्रीब्यूटर के तौर पर सरकार में शामिल है। फिर चले जाइए हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, 68 में से 40 सीट जो है वो कांग्रेस को आ गई। तो मोदी मैजिक जो है वो लगातार फीका होता जा रहा है। जो हिंदूवादी मुद्दों पर जहां बीजेपी हमेशा फ्रंट पे रहती थी और आगे रहती थी, जो कि अभी बजरंग दल वाले मामले पे भी सामने देखने को मिला, वहां पे भी वो मुद्दा भी कर्नाटक में नहीं चला। अगर हम बात करें कि थोड़े टाइम पहले मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस चाहती है कि मर जाओ लेकिन देश चाहता है मत जाओ, उसी का अपग्रेडेड वर्जन जो है मोदी जी ने कर्नाटक में पेश किया, वो था कि मुझे 91 गालियां दी गई है, 91 तरीके की। और एक जनसभा में उन्होंने वो पूरी 91 गालियां गिनवाई कि क्या क्या मुझे गालियां दी गई। तो कुल मिलाकर यही है कि जो जिस जैसे कि ज्ञानेश जी बोल रहे थे कि जिस पिच पर बीजेपी बैटिंग करती है वो पिच इस बार थोड़ी रफ नजर आई, जिस पर अच्छे से बैटिंग नहीं हो पाई। ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन बेंगलोर में मोदी जी ने रैली की है, सीमा फैजी ने कहा था जाम हो गया था, लोगों ने कहा है कि भाई आप मत आइए, लेकिन उसका नतीजा वैसा नहीं आया, लोगों ने उसको वोट दिए हैं। अभिरंजन जी, यहाँ पर दो हमारे गेस्ट संजय जी और ज्ञानेश जी कह रहे हैं मोदी मैजिक खत्म हो गया है, पर मैं जो ये एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मोदी मैजिक खत्म हो गया है तो राहुल गांधी जब अध्यक्ष पद से हटे हैं उसके बाद ही हिमाचल जीते हैं और कर्नाटक जीते हैं, तो राहुल गांधी का मैजिक भी नहीं है। तो क्या मोदी मैजिक खत्म हो गया है या राहुल गांधी क्या चीज है, इस पर भी आप बताइए चीजों को। नहीं, देखिए, मैं तो इसमें यही कहूँ, हारने वाले के लिए कहा जाता है कि उसका मैजिक खत्म हो गया है, जीतने वाले के लिए कहा जाता है कि उसका जादू गया। तो ये तो देखो लोकतंत्र का की सुंदरता है, खूबसूरती है कि हम लोग इससे कहते हैं। अभी तो मैं ये नहीं कहूंगा कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद से हट गए इसलिए कर्नाटक चुनाव जीत लिया। अभी तो राहुल गांधी के लिए मैं यही कहूंगा कि तेरा जादू चल गया राहुल। और मैं राहुल के साथ प्रियंका को भी कहूंगा कि प्रियंका गांधी आपका भी जादू चल गया। मैं ये बताऊं कि प्रियंका गांधी ने स्मार्टली जो है इस बार इलेक्शन कैंपेन को हैंडल किया है। राहुल गांधी ने तो भारत जोड़ो यात्रा से ही शुरुआत कर दी थी साइलेंटली। उस वक्त शायद भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो चाणक्य लोग थे, पता नहीं उनको इस बात का आभास हुआ, एहसास हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने तो कम से कम पिछले 6 महीने से या 1 साल से कहिए कि कर्नाटक की गोटियां सजानी शुरू कर दी। मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया, वो कांग्रेस के कद्दावर लीडर हैं, 10 बार लगातार चुनाव जीते, 9 बार तो विधायक रहे हैं, तो लोकसभा का भी चुनाव जीते हैं, राज्यसभा में भी रहे, राज्यसभा में ही वो, तो मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। तो कहीं से मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी का एक मास्टर स्ट्रोक था और उनके दिमाग में कहीं ना कहीं कर्नाटक था, तो वो अभी देखिए काम किया है। फिर राहुल गांधी ने जो है भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू की थी, उनको पता था कि कहाँ पे हमारा सिक्का चल सकता है, तो कर्नाटक में उन्होंने काफी वक्त दिया था। हम लोगों के पास भी जो फीडबैक आ रहा था, कर्नाटक में उनको अच्छा रिस्पांस भी मिला। जहां पर उनको बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी, वहां पर उन्होंने उस तरह से वक्त भी कम ही दिया। तो देखो, ये चाहे राजनीतिक पार्टियां और नेता बोले न बोले, लेकिन उनके मन में कुछ अंदर अंदर कैलकुलेशन चलता रहता है। तो इनकी तैयारी कर्नाटक चुनाव के लिए मैं अब ये कह सकता हूं कि पहले से थी। और प्रियंका गांधी ने भी जो है बड़े अच्छे भाषण दिए। मैंने देखा कि हंसते मुस्कुराते हुए बहुत ही गंभीर विषयों पर अपने विरोधियों को उन्होंने ध्वस्त करने का काम किया। जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री के उस बात का जवाब दिया कि मुझे 91 गालियां दी गई, तो मैंने सुना कि प्रियंका गांधी ने बहुत मुस्कुराते हुए कहा कि मोदी जी, हमें तो जो है हमारे पूरे परिवार को, खानदान को तो न जाने कब से क्या क्या गालियां दी गई है। आप जो है जनता को जो मुसीबतें आ रही है उसको आप गिनेंगे या आपको जो गालियां दी जा रही है आप उसको गिनेंगे। तो देखो, राजनीति में क्या होता है ना कि आप किस तरह से अपने विरोधियों को जवाब देते हैं और आपके ऊपर जो हमले होते हैं उसको किस मर्यादा से, किस संयम से आप सहन करते हैं। तो इन सारी चीजों का मैं तो यही कहूंगा, देखो आज आप कहना चाहें तो कहें, मैं अभी ये नहीं कहूंगा कि किसी का जादू खत्म हो गया, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि प्रियंका और राहुल गांधी का, मल्लिकार्जुन खड़गे का, कांग्रेस का जादू चल गया। हम लोग एक लोकतंत्र में बैठे हुए हैं, कहना चाहिए। बिल्कुल, आप जो बोल रहे थे कि किसी भाव में बह गए, तो दरअसल मैं आपको बताऊं, राष्ट्रीय मीडिया की तरह बात मत करिए। मैं साफ वही शब्दों में बोलिए जैसे उन्होंने साफ कहा, अभिनंदन जी ने साफ कहा
कि जादू चला। देखिए, मेरे कहने से या किसी के ना कहने से चीजें खत्म नहीं हो जाती है या छुप नहीं जाती है। चुनाव का रिजल्ट बताता है और वो उससे परसेप्शन की लड़ाई है। दरअसल चुनाव जब भी लड़ाता है तो परसेप्शन की लड़ाई से लड़ाता है। दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में आप जाएंगे, सुनिए मेरी बात, दुनिया के किसी लोकतंत्र में जाएंगे तो विकास कोई मुद्दा नहीं होता है, जो जुमले चलते हैं उससे चुनाव जीते जाते हैं। इस बार इनका जुमला नहीं चला, जय बजरंगबली बोल करके वोट देना है। प्रधानमंत्री का वो अपील काम नहीं किया तो हम क्या कहेंगे? सीधा एक शब्द में कहेंगे कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी का जादू नहीं चला। अगले में चलेगा तो बोलेंगे कि हाँ चल गया, जैसे कि अभिनंदन भाई ने कहा कि हाँ राहुल गांधी का चल गया। यही है सच्चाई। तो आपको हम एक्सेप्ट करेंगे, हमारे पास ग्राउंड से सीमा जी हैं कि वो बताएंगे कि क्या आप बोलने दीजिए, आप गेस्ट हैं, आप गेस्ट की तरह रहिए, बोलने दीजिए। मुझे एक अधिकार दिया गया संचालन करने का, मुझे संचालन करने दीजिए। पे सीएम रहा है, 40% की कमीशन रही है, ये सब मुद्दे रहे हैं और इन सब मुद्दों के आधार पर वोट डले हैं। तो ये बीजेपी में मोदी मैजिक या फिर कार्यकर्ता जो पार्टी फॉर डिफरेंस कही जाती थी, वो कहां पे डिफरेंस दिखा आपको या नहीं दिखा, इस बारे में आप बताइए। देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर कांग्रेस जीती है तो 60% उसकी मेहनत है और 40% बीजेपी ने जो गड़बड़ियां की वो है। जैसे कि गड़बड़ी ये की कि इन्होंने कर्नाटक में ये चीज नहीं देखी कि ये सिर्फ भावनाओं पे वोट नहीं हुआ है। कर्नाटक में आके इन्होंने लिंगायत नेतृत्व पूरा खत्म करने की कोशिश की। 5 साल तक इन्होंने कोशिश की येदियुरप्पा को साइडलाइन लगा देने की और लिंगायत में नीचे के लेवल पे इन्होंने नेता खड़े किए। लेकिन जब आखिरी में आपको कुछ नहीं समझ आ रहा था तो आपने फिर येदियुरप्पा के हाथ में कमान दी। उसमें भी आपने बड़े इफ एंड बट्स लगाए। आपने कहा शिट्टार को टिकट नहीं देंगे, साध्वी को नहीं देंगे। उन सब चीजों का नुकसान हुआ है क्योंकि एक आप जो नीचे से ग्राउंड, जो अभी तक मैं कहती हूँ कि जो अभी तक राहुल गांधी कर रहे थे कि ग्राउंड लेवल के नेता तैयार कर रहे थे, बीजेपी यहाँ पे लिंगायत में येदियुरप्पा को हटा के ग्राउंड लेवल पे नेता तैयार कर रही थी, लेकिन वो तैयार नहीं हो पाए। तो वो एक बड़ा मुद्दा था जो इनको बैकफायर कर गया। 5 साल में ये तैयार नहीं हो पाया, इनको आखिरकार देनी पड़ी येदियुरप्पा के हाथ में कमान। तो एक हार की बहुत बड़ी वजह ये भी है। और दूसरी चीज, इन्होंने जिस तरीके से इन्होंने समझा नहीं कि साउथ अभी उतना ही प्राइड महसूस करता है जितना कि गुजरात महसूस करता है अपनी चीजों में। तो वो जो नंदनी वाला इश्यू इन्होंने उठाया वो भी इनको बैकफायर किया क्योंकि साउथ को भी इस चीज पे बहुत प्राउड है कि हम ऐसा, हमारे पास इतना बड़ा ब्रांड है, हम सिलिकॉन सिटी हैं, हमारे पास पढ़ाई लिखाई वाले लोग ज्यादा हैं। आप यहाँ ज्यादा अटैक करोगे लोगों का, आप डेमोग्राफिक चेंजेस करने की कोशिश करोगे, मुद्दे बदलने की कोशिश करोगे तो वो आपको बैकफायर करेगा। इसीलिए ये साउथ में कहीं पे भी पनप नहीं पाए बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ वो मुद्दे नहीं चलेंगे जो आपके नॉर्थ के मुद्दे हैं कि आप विकास को बिल्कुल साइडलाइन करके सिर्फ भावनाओं पे ही वोट ले जाओ। ऐसा पढ़ा लिखा लोग, पढ़े लिखे लोग हैं। तो संजय जी, ये जो लोकल मुद्दे रहे हैं, इन लोकल मुद्दों के आधार पर वोट पड़े हैं, तो कौन से प्रमुख लोकल मुद्दे रहे हैं शुरू से, इसके बारे में आप बता पाएंगे कुछ दर्शकों को? देखिए, लोकल मुद्दे जो है वो लोकल आदमियों से जुड़े हैं, राइट। जब भी वोट परसेंटेज बढ़ जाता है या मोटा तो जो भी घोषणा पत्र, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेडीएस, तीनों ने जारी किया, तो उसमें जो लोगों को रियायत दी गई, गैस सिलेंडर किसी ने कहा दूध और बेरोजगारी भत्ता, बहुत सारी चीजें, ये उस लोअर इनकम ग्रुप को अट्रैक्ट करने की कोशिश की गई जो एक्चुअल में वोट डालता है, राइट। और जो लोग वोट डालते हैं वही वोट से जिताते भी हैं। तो लोकल मुद्दे यहाँ की यही रहे, जैसे कि मैम भी बता रही थी भ्रष्टाचार, मैम बता रही थी डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट किसका होगा? बड़े लोगों का डेवलपमेंट तो होता ही रहता है, छोटे लोगों का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। तो वो यहाँ पर नहीं देखने को मिला पिछले 5 साल में। इस वजह से शायद जो है बड़ा चेंज आज में देखने को मिला। ज्ञानेश जी, ये मैनिफेस्टो की बात हो रही है, कांग्रेस ने कई चीज फ्री में दी है और फिर आखिरी में बीजेपी ने भी 3 सिलेंडर की योजना, 3 सिलेंडर अपने मैनिफेस्टो में डाल दिए, पर ये 3 सिलेंडर चूल्हा नहीं जला पाए। नहीं, देखिए, आप अभी राजस्थान सरकार ने पिछले दिनों जो घोषणा की थी कि हम 400 में या 450 या 500 में हम सिलेंडर देंगे, वही वाला फैक्टर यहाँ भी लाया गया।
तो ये भी एक फैक्टर है। मैं आपको बताऊं, लोग महंगाई से बहुत त्रस्त है, और ये भले ही आपको नेशनल मीडिया में या मीडिया के सुर्खियों में खबर नहीं रहता है, लेकिन ये जो साइलेंट वोटर होते हैं ना, इन सब मुद्दों के आधार पर वोट देते हैं। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और करप्शन जो है ना, करप्शन भी एक मुद्दा है, लेकिन करप्शन उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। सिर्फ कर्नाटक में 40% के कर्नाटक जो 40% वाला जो मामला है उसको हाईलाइट किया गया है। आप देश के किसी हिस्से में जाइए, आपको करप्शन दिखाई पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है करप्शन, लेकिन करप्शन मुद्दा बनता नहीं है। पहली बार मैंने देखा है कि कर्नाटक चुनाव में 40% का जो करप्शन वाला मामला था, इसको इसलिए हाईलाइट किया गया क्योंकि वो वहां पर वो कमजोर कड़ी थी बीजेपी की। लेकिन नंदनी वाला मामला जो था और जो अमूल दूध वाला मामला था, वो लोकल मुद्दा वहां पर टच कर गया। लेकिन प्रधानमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा जो लोग आकर बोलते थे और कांग्रेस के इतिहास को खंगालते थे, वो हमेशा नेशनल मुद्दे पर चुनाव को ले जाना चाहते थे और लोगों को कन्विंस करा जाते थे। इसके जवाब में कांग्रेस के जो उन्होंने अभिनंदन भाई ने कहा कि प्रियंका गांधी का सादगी से जवाब देना, वो लोगों को पसंद आता है, रास आता है। कई बार क्या होता है ना, आपको याद होगा 77 के चुनाव में जब इंदिरा गांधी हार गई थी इमरजेंसी के बाद, तो उनका सादगी या बिहार के नरसंहार में जाना लोगों को भाता है। तो जनता क्या होता है कि चुनाव जो लड़े जाते हैं वो आपको इमोशन पे लड़े जाते हैं, इमोशन पे ही वोट मिलता है। और रही बात कि कौन सरकार अच्छा काम करती है, वो तो बात की बात है। देखिए, मोदी जी अच्छा काम किए होंगे, या आपको याद होगा मोदी जी का 2 बातें, अच्छे दिन आएंगे। आज भी लोग पूछते हैं अच्छे दिन कब आएंगे, लेकिन वो ऐसा नारा था, ऐसा जुमला था जिससे हर घर में लगा कि हाँ सही है, कांग्रेस करप्ट है, कांग्रेस के जमाने में हम लोग का दिन खराब है। वो मुझे लगता है कि कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के लिए भी संदेश है और अदर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी संदेश है कि अगर आप जनता के मुद्दे को हमेशा उठाओगे तो कहीं ना कहीं आपको जगह मिलेगी, और आप जनता के मुद्दे से गायब रहोगे, जय बजरंगबली सिर्फ कहोगे या बाकी मुद्दों को उठाओगे कि कांग्रेस के नेहरू जी ने क्या किया, तो जनता कई बार इससे उब जाती है। इस बात को भी दोनों पार्टियों को देखना होगा। एक बहुत देखिए 2024 के चुनाव के पहले जो रिजल्ट आया है, आप देखिए बीजेपी, अभी ट्वीट देखिए सभी मुख्यमंत्रियों का, अखिलेश यादव का, चाहे ममता बनर्जी का, जितने भी अपोजिशन पार्टी हैं, सब लोग खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मतलब की जीत है, विक्ट्री है विपक्ष के लोगों के लिए। देखिए, ममता बनर्जी से आपका अलायंस नहीं है, कई जगह अभी गतिरोध है माना जाता है, लेकिन उनके ट्वीट देखिए, विपक्ष के नेताओं में एक ऐसा वैक्यूम हो गया था कि जीत लगता है सिर्फ मोदी जी के पास है और उनके पास खाली है सिर्फ ये है। ये कर्नाटक चुनाव मुझे लगता है कि आने वाले समय में, खासकर 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी के लिए बहुत खतरे की घंटी है कि आपको अपने रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा, जनता के मुद्दों के साथ आना पड़ेगा, जैसे भी हो। देखिए क्या होता है। जी 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 जी, मैं यही दर्शकों से कहूंगा, आप देख रहे हैं कि चुनाव कितना दिलचस्प चीज होती है, कि जो बहस होती है वही कितनी इंटरेस्टिंग हो जाती है, किन किन मुद्दों से शुरू होती है और किन मुद्दों तक चली जाती है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैंने ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट पहनी है, चेकदार शतरंज का है, और यही बिसातें बिछी हुई हैं, कौन जीतता है कौन हारता है। अब हम चलते हैं अभिरंजन जी के साथ। अभिरंजन जी, इस चुनाव को 2024 के लिए भी देखा जा रहा है कि जैसे कहा ही गया है कि मोदी मैजिक खत्म हो गया है, तो क्या सच में अब ये बीजेपी के लिए एक घंटी, खतरे की घंटी बज गई है, या कि अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा? मैं इसमें अभी ये कहना जल्दबाजी भी होगी और घंटी बज भी गई है, दोनों चीजें हैं। क्योंकि कर्नाटक जो है भारत के लगभग 30 राज्यों में से एक राज्य है। ये जल्दबाजी होगी केवल कर्नाटक के नतीजे को देखकर, और चूंकि कर्नाटक भारत के राज्यों में से एक बड़ा राज्य भी है और महत्वपूर्ण राज्य भी है, इसलिए आप इसको घंटी के तौर पर देख भी सकते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लेकिन एक बात तो जरूर है कि जब एक राज्य के अंदर जहां पर 28 लोकसभा की भी सीटें हैं, वहां पर आपकी सरकार अब नहीं है, दूसरी पार्टी की सरकार बन गई और पूर्ण बहुमत के साथ एक मजबूत सरकार बन रही है, तो जब आप लोकसभा में जाएंगे तो पिछली बार जितने शानदार नतीजे आपके रहे, इतने शानदार नतीजे नहीं भी रह सकते हैं। हालांकि जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो उस वक्त वहां पर कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, और 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर ऑब्वियसली नहीं बन पाई थी, थोड़े
सीटों से वो कम रह गए थे, लेकिन 2019 में 51% वोट लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आए। तो देखो, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा प्रीमैच्योर भी हो जाएगा, क्योंकि आजकल जनता ना बड़ी मैच्योर हो गई है। तो हम लोग अगर पहले से कुछ बयानबाजी करेंगे तो वो प्रीमैच्योर हो जाएगा। मैच्योर जनता के लिए पहले कुछ बोलना ना, वो प्रीमैच्योरिटी होती। अब जैसे देखो क्या है ना, विधानसभा चुनाव में वो जब वोट डालने जाते हैं, उनके दिमाग में कुछ दूसरी चीजें रहती हैं। मेरा मुख्यमंत्री कौन होगा, मेरा ये विधायक का जो उम्मीदवार है ये कौन है, मेरे लोकल इश्यूज क्या है। वहां पर क्या होता है विधानसभा चुनाव में कि विधायक अगर हर दरवाजे पर दस्तक नहीं दिया होता है तो पब्लिक उसको खारिज कर देती है। अरे यार, ये विधायक तो, ये जो उम्मीदवार है इसको मैं जानता नहीं हूँ, या ये तो मेरे घर आया नहीं था, इसको मैंने पिछली दफा बुलाया था बट ये नहीं आया था, तो इससे मेरा इंटरेक्शन नहीं है, ये इसको मैंने एक काम कहा था ये करवाया नहीं। चूंकि वो छोटी सीट होती है, कम आबादी होती है, वहां पर लोग 1 to 1 कनेक्ट खोजते हैं जो उम्मीदवार होता है वहां पर, और फिर वहां पर सामने देखता है कि मेरा मुख्यमंत्री कौन होगा। तो मुख्यमंत्री अगर उसको दिख जाता है कि भाई ये लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी खुद ही नहीं तय कर पा रही है कि कौन लीडर है जो कर्नाटक को लंबे समय तक नेतृत्व दे सकता है, येदियुरप्पा होंगे कि बोम्मई होंगे कि कोई और होगा, तो जनता भी कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन केंद्र में जब वो लोकसभा के लिए चुनाव में जब वोट डालने जाते हैं तो उनके सामने अभी कम से कम भारतीय जनता पार्टी में मोदी दिखाई देता है। तो मोदी दिखाई देता है, वहां पर जो नेशनल इश्यूज बहुत सारे हैं वो बिल्कुल विधानसभा चुनाव से अलग भी होते हैं। वहां पर तो पाकिस्तान का भी मुद्दा चल जाता है भाई साहब, चीन का भी मुद्दा चलता है, तो बड़ी सारी चीजें होती हैं देखो। और एक कम्युनल पॉलिटिक्स भी तो देखो देश में चलती ही है, हिंदू मुस्लिम भी चल ही रहा है, जातिवादी राजनीति हो ही रही है। अब इन सब चीजों से इत्तेफाक न रखते हुए भी अगर राजनीतिक चर्चा में हम लोग शामिल हैं तो इसको स्वीकार देखो करना ही पड़ेगा। तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को केवल 36% वोट आए थे, लेकिन जब एक साल के बाद भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में गई तो वहां पर उसको 51% वोट आए, 15% वोट ज्यादा आए। तो अभी जो इनको 2023 में 36% वोट विधानसभा में आए हैं, इस आधार पर ये कह देना कि अब इनको लोकसभा चुनाव में भी इनकी लुटिया डूब जाएगी, थोड़ा प्रीमैच्योरिटी तो है, लेकिन चुनौतियां जरूर बढ़ गई हैं क्योंकि अपोजिशन की सरकार होगी, उनकी निगरानी में चुनाव होंगे। हालांकि चुनाव हम लोग ये जानते हैं कि चुनाव आयोग की ही निगरानी में होता है, लेकिन जो लोकल सरकार होती है एडमिनिस्ट्रेशन पर कुछ न कुछ नियंत्रण उसका होता ही है, कुछ न कुछ इन्फ्लुएंस उसका होता ही है। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि कुछ न कुछ मात्रा में वो चुनाव परिणामों को इनडायरेक्टली तो प्रभावित करते ही होंगे, डायरेक्टली भले न कर पाए। जी जी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, डायरेक्टली प्रभावित नहीं करे। सीमा, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या अब एक नजरिया सोच लोगों की बदलेगी कि भाई माइनॉरिटी से मेजॉरिटी को खतरा नहीं है? लव जिहाद हुआ, आपका केरला स्टोरी हुई, हमने देखा है कि चुनाव आने से पहले जो नॉन बीजेपी राज्य होते हैं तो एक फिल्म रिलीज हो जाती है जिसमें माइनॉरिटी को बता दिया जाए कि माइनॉरिटी आपके साथ कितना बुरा कर सकती है। तो अब ये चुनाव एक सोच बदलेंगे और 2024 को किस दिशा में लेकर जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, ये तो है कि बैन बजरंग दल और पीएफआई को समर्थन और आईएनसीआर मुस्लिम कोटा, ये 3 मुद्दे होने के बावजूद भी जो है कांग्रेस जीत गई कर्नाटक। तो ये तो है कि आपका आप जो तोड़ने की राजनीति करते हो उससे थोड़ा फर्क तो आया। दूसरी जो मुझे लगता है 2024 के लिए जो चीज है वो ये है कि अब तक मोदी जी की अपनी छवि पे कभी कोई उंगली नहीं उठा सकता था, लेकिन अदानी मामले के बाद लोगों के दिमाग में इतना तो आ ही गया है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए ये बोल नहीं रहे। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से लगातार लड़ाई लड़ी, उससे ये भी बैठ गया कि हाँ कुछ है जो ये छुपा रहे हैं, इसीलिए इसको इतना परेशान कर रहे हैं। तो एक आपकी इमेज पे तो सवाल आया। अब इसलिए भ्रष्टाचार अब जब बोलोगे तो लोग भी पूछेंगे कि वो अदानी वाला भी बोल दीजिए एक बार, कि क्लियर कर दीजिए कि नहीं कोई रिश्ता नहीं है। तो ये एक चीज तो है। दूसरी चीज जो मैं फील करती हूँ वो ये है कि अब कांग्रेस का कैडर भी लड़ने के लिए मैदान में उतरा है। पहले उसके पास कोई तर्क ही नहीं होते थे। जब बीजेपी अपने बोलना शुरू करते थे बीजेपी के समर्थक, तो कांग्रेस वाले बेचारे चुप हो जाते थे, उनके पास कोई तर्क ही नहीं होता था। उतनी शायद आत्मविश्वास की कमी थी, वो थोड़ा बड़ा है। वो आपको अलग अलग जगह जहां जैसे कि तेजस्वी सूर्या के मुंह पे लोगों ने बोल दिया कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ यहाँ पे। तो इस तरीके की चीजें हैं जो 2024 के लिए एक अंडरटोन आप कहिए कि पड़ा है और वो दिख भी रहा है।
और शायद उसका असर भी दिखेगा। अभी तो आगे तो मोदी जी की बात है कि मतलब एक ये भरोसा लोगों में जरूर उठा है इंस्टीट्यूशन पे भी, खास तौर पे चंद्रचूड़ के बनने के बाद में चीफ जस्टिस ये भरोसा जरूर उठा है कि कुछ फेयर हो सकता है, इसीलिए जो लड़ना चाहता है वो अब मैदान में उतरने को तैयार है। ज्ञानेश जी, मैं इसमें एक आपको लाना चाहूंगा कि दो चीजें हैं कि राहुल की सदस्यता कर्नाटक में एक भाषण के दौरान ही गई जब उन्होंने ओबीसी के लगा। दूसरा, कर्नाटक मैसूर में जो ओबीसी वोट है और मुस्लिम वोट मिलकर कांग्रेस को बहुत ज्यादा पड़ा है। तीसरा एक मुद्दा है कि मोदी जी बोलते हैं लेकिन यहाँ पे जंतर मंतर में महिला रेसलर बैठी रहती हैं, उसके फेवर में कुछ नहीं बोला जाता है। तो ये सारे कई बड़े मुद्दे भी जुड़े हैं। तो इन सब को लेकर आप 2024 में बीजेपी और कांग्रेस की भूमिका किस हिसाब से देख रहे हैं? हैदर, देखिए, इस चुनाव को आप दूसरे तरीके से विश्लेषण मत करिए। ये अभी तक का जो मेरे पास जो रिपोर्ट है, 12 मंत्री हार गए हैं चुनाव। किसी राज्य सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, तो 12 मंत्री अभी तक हार चुके हैं, जो अभी तक रिपोर्ट आई है उसमें मैं पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ। अब बताइए कि अब इस चुनाव को आप करारी हार नहीं कहेंगे या कांग्रेस की का किला फतह नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से जो परसेप्शन आज की तारीख में राष्ट्रीय मीडिया में जो बनती है, उससे इतर बैठ करके हम लोग बात कर रहे हैं। मैं साफ शब्दों में कहूं, ये चुनाव बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। अगर आप ऐसे ही अगर आप रणनीति बनाते रहेंगे तो हो सकता है कि 24 चुनाव आपके हाथ से निकल सकता है। आप मोदी जी के भरोसे सब कुछ नहीं करेंगे और सिर्फ रोड शो करने से और जय बजरंगबली करने से नहीं होगा। और कर्नाटक चुनाव ने साफ संदेश दिया है। कर्नाटक की जनता ने एक तरह से, अगर आप दूसरे रूप में देखें तो एक क्लियर मैंडेट है। 17 एमएलए जो कांग्रेस छोड़कर चले गए थे बीजेपी में, 12 हार रहे हैं या हार चुके हैं। फाइनल रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। तो जो छिटपुट खबरें आ रही हैं उससे आप इस रूप में देखिए कि अगर आपके मंत्री हार रहे हैं, आप राज्य सरकार पूरी एक तरह से चली गई आपकी, तो आपको इसमें मुस्लिम वोट और शेड्यूल कास्ट का वोट कैसे दिखाई पड़ रहा है? भाई मैंडेट देखिए ना, सीधा शब्द देखिए, बाद में विश्लेषण करिए आप आंकड़ों के हिसाब से कि वोट परसेंट बढ़ा है। इस बार सबसे ज्यादा वोट परसेंट मिला है अब तक के चुनाव में। इसके पहले हर बार जो पार्टी जीती है तो उसको वोट परसेंट बढ़ा है, तो कांग्रेस का वोट परसेंट भी 4% से आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मैं बोल रहा हूँ, इस बात को समझिए कि ये कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार क्लियर तरीके से दिखाई पड़ रही है। भाई 12 मंत्री हारना मामले जीत हो रहे हैं, अब आप इसको नहीं दिखाएंगे, नहीं बताएंगे तो लोग समझेगा क्या? उसको बोलेगा कि नहीं मोदी जी का मैजिक चल गया, कहीं नहीं चला। मैजिक तो नहीं चला, राहुल गांधी का मैजिक चला कि नहीं चला वो बात की बात है। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर ये है कि कर्नाटक में 12 मंत्री हार गए हैं। फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसके बाद हम समझ पाएंगे कि किनके कौन कौन लोग मंत्री थे। मंत्री का हारना ये बताता है कि आपने अच्छा काम नहीं किया, और उसी मंत्री के बड़ाई के लिए, उसी के प्रसिद्धता के लिए प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा ने ये की यात्रा की, वहां पर बोला कि हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार रहेगी, आपको आशीर्वाद मिलेगा मोदी जी का। आपको जेपी नड्डा का वो बयान याद होगा, अगर आप वोट नहीं देंगे तो आप वंचित हो जाएंगे। ये एरोगेशन, ये जो आपका एरोगेंट है, यही तो ले डूबता है कांग्रेस को, ले डूबा ना भाई। 70 साल आपने रहे हैं, 65 साल आप जो सरकार चलाए, आपका एरोगेंस तो ही आपको ले डूबा ना, तभी तो मोदी जी आए। सेम स्थिति आप दोहरा रहे हैं, बहुत जल्दी आप दोहरा रहे हैं कि नहीं अगर आप वोट नहीं देंगे तो आप मोदी जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। मोदी जी क्या भगवान है क्या? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, आप भी बन सकते हैं, मैं भी बन सकता हूँ, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो मेरा आशीर्वाद या मोदी जी का आशीर्वाद इतना जरूरी है क्या? पार्टी की तरफ से अगर आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो ये सब शब्दों का प्रयोग करना, मुझे लगता है कि ये पहले नहीं होता था कि आशीर्वाद मिलेगा। कैसे एक व्यक्ति आशीर्वाद दे सकता है? तो आप जी बिल्कुल है, कई चीज राजनीति में बदल रही है। मेरे पास समय की लिमिटेशन है, 40 मिनट का शो है, ये हमें कई चीजें बदल रही हैं। आखिरी जो आंकड़े अभी आ रहे हैं, रुझान 136 पे कांग्रेस और 64 पे बीजेपी जा रही है। और आपने चर्चा लिया, आप सब चर्चा में आए, आप लोगों का शुक्रिया। ये बहस यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, ये राजनीति की बहस है। राजनीति हम लोगों की रगों में दौड़ती है, हम लोग इस पे डिस्कशन करते रहेंगे। हम लोगों का डिस्कशन का मेन मुद्दा, मकसद ये है कि देश को सही जानकारी मिले, सही बात हो, और हमारा देश जो भारत देश है, सही कल्चर, डिफरेंस रिलीजन्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये भारतीयता,
बनी रहे, इस उद्देश्य के साथ इंडिया लाइफ ये बहस को लेकर आया है। आज जाते जाते ज्ञानेश जी कोई टिप्पणी देंगे तो सिर्फ 30 सेकंड है आपके पास, उससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे आपको समय। नहीं, इंडिया लाइव का जो सर्वे आया था कि 135 से 140 सीटें आएंगी, वो साफ साफ सही दिखाई पड़ रहा है। हमारा इंडिया लाइव जो संजय जी ने कराया था, ये फर्स्ट टाइम हम लोग सर्वे की रिपोर्ट में आए हैं, तो हम लोग नजदीक आए हैं, ये भी खुशी की बात है। संजय जी को बधाई, आप सभी को बधाई इस बात के लिए। इंडिया लाइव की ओर से सबको बधाई, और हमारे जो दर्शक हैं उनको बधाई कि वो इतने कम समय में हमें अपना प्यार मोहब्बत दे रहे हैं। तो इसी तरह की चर्चाएं जारी रहेंगी। हम सबको इजाजत दीजिए, नमस्कार।